अहले कूफा का वाक़या करबला से पहले और वाक़या करबला के बाद किरदार क्या रहा? अहले कूफा का किरदार करबला से पहले और करबला के बाद भी देखें तो एक जैसा रहा है बुनियादी तौर पर। जिसे हम कहते हैं ना चैमेलियन, जो अपना रंग बदलता है, मफाद के खातिर अपना रंग बदलता है। कूफी का मिजाज जो है, सबसे पहले तो कूफा जो वजूद में आया वो किस तरह से आया? खलीफा दोम के दौर में जब जंगें शुरू हुई, फतवाहत का वो मार्का शुरू हुआ, तो कूफा एक छावनी थी, एक कैंटोनमेंट बन गया जहाँ पर ये सारे जो जाते थे जंगों पर लौट कर आते थे, वहां से तो एक बेस बन गया। बेस बनते बनते सेटलमेंट बन गया यहाँ पर। यानी ये सारे अस्करी मिजाज के लोग थे, जंगजू अफराद थे कूफे में। यानी जंगजू अफराद जो होता है, जो सोल्जर होता है, उसके अंदर पहली कुदरत ज्यादा होती है, इक्तदार का शौक भी उससे बहुत होता है। दूसरा, अरबों का जो एक ट्रेंड था जो हर जगह था, कबायली सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम। एक तरफ फौजी मिजाज है, दूसरी तरफ कबाइल को फॉलो करते हैं ये, तो जो ट्राइब्स बने हुए थे वहां पर। अब कूफा के अंदर जो पहले मार्कात हुए, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ, जंगे हुई, जमल हुआ, सिफीन हुआ, इसमें कूफी का बड़ा ही एक डिफिकल्ट सा रोल रहा है। कूफा में, जमल में अक्सर जो नहीं आए कूफे से, खुद कहते भी हज़रत अली कि मैंने एक बड़ा लश्कर मंगाया था, एक छोटा सा जुनूद आ गया मेरे साथ, आया ही नहीं लश्कर बड़ा। इसी तरह से सिफीन के अंदर खवारिज भी कूफे ही से थे, जिन्होंने आखिरी मोमेंट पर आकर के अपना स्टैंड बदल दिया, और फिर वहाँ कुरान नेज़े पर आ गया, उसके धोखे में आ गए। तो इनका टेम्परामेंट जो था ना, मिजाज जो था, वो बड़ा ही मुख्तलिफ मिजाज था। यानी वो सहाबा वाला मिजाज नहीं था इनका, क्योंकि ये सोल्जर्स थे, इसमें सहाबा थे भी नहीं इतने वहाँ पर कोई इस तरह से। तो फिर यहाँ पे एक सवाल मैं चाहता हूँ, ज़िमनन एक सवाल साथ जोड़ रहा हूँ ताकि फिर आप इसको। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इल्म में ये बात नहीं थी? बिल्कुल ही बात थी, मैं उसी तरफ आ रहा था ना कि अब देखिए, ये तो इनका एक मिजाज था। अब जब इन्होंने देखा कि अमीर शाम फौत हो गए, अब यजीद आ गया। अब यजीद के बारे में इनको पता है बहुत क्लियरली कि ये किस कैरेक्टर का शख्स है, ये नहीं बनना चाहिए हाकिम। ठीक है, अब इसको हुकूमत से हटाना है। कैसे हटाना है? कयाम इज द ओनली वे। अच्छा, कयाम को जरा आज के बच्चों की लैंग्वेज में हमें बता दें। कयाम मीन्स अपराइजिंग, कयाम मीन्स खड़े होना। अरबी लफ्ज़ कयाम, जैसे हम नमाज की हालत में भी कयाम करते हैं ना, तो खड़े हो जाना। यानी एक आप स्टैग्नेंट पोजीशन में हैं, नॉर्मल है, जैसे अल्लाहु अकबर हुआ, आप खड़े हो गए, कयाम, यानी एक स्टैंड लेना। एक स्टैंड लेना, जी ठीक। यानी वो स्टैंड कैसे लिया जाए? वो स्टैंड जो था उस दौर में एक ही ऑप्शन था, कोई नेगोशिएशन वाली बात नहीं थी, कोई इंटरनेशनल ट्रिब्यून नहीं था, कोई कोर्ट नहीं था। आपने जंग करनी है, आपने निकलना है और यजीद के खिलाफ कयाम करना है। बिल्कुल, एक मिलिट्री अपराइजिंग या एक आप ये कहें कि वॉर अपराइजिंग करनी थी उनको इनके सामने। अब उसके लिए उनको एक लीडर भी चाहिए, ऑब्वियसली, और वो लीडर चाहिए जिसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा हो। हाँ जी, क्योंकि कूफा के अंदर पहले ही ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं आपको ये भी बताता चलूं, अच्छा, वहां पर दो बड़ी शख्सियतें थी जिनका कंट्रोल था कूफे के ऊपर, जिन्होंने डिवाइड किया था कूफे को फॉलोइंग के अंदर। एक सुलेमान इब्न सुरत खुजाई और दूसरे मुख्तार सकफी। ओके, इनकी फॉलोइंग थी वहां पर। बाकी भी पर्सनैलिटीज थी, यहानी इब्ने उर्वा और दूसरे पर, लेकिन ये दो का डोमिनेंस था वहां पर। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो सारे कबूल करते हो, चाहे जाहिरन ही सही ऑब्जेक्ट ना करते हो। एंड दैट लीडर वाज नो वन एल्स अदर देन अहले बैत में से कोई हो। पहले भी इमाम हसन ने कूफियों के साथ आगे किया था, उसके बाद फिर इनकी वजह से सुलह करनी पड़ी उनको। तो अब कूफियों ने खत लिखना शुरू की इमाम हुसैन, बिल्कुल, लेकिन इमाम हुसैन ने खत को इग्नोर किया, क्योंकि इनके पहले के हालात किस तरह के थे। अच्छा, खत भेजते गए, मैसेंजर्स भेजते गए, और वो खत को अगर आप पढ़े ना, तो किस तरह से इन्होंने हाईली कन्विंसिंग लैंग्वेज में खत लिखा हुआ है कि जो है वो खेत जो है वो आबाद आ चुके हैं, सब रात निकल चुके हैं, बस काटने की देर है। आप अलजल लिखते थे हर खत में कि आप जल्दी आइए, हम बिल्कुल तैयार हैं, अभी निकलेंगे, पक गई है फसलें, अभी निकलेंगे और अभी हम ये काम तमाम कर देंगे। इमाम हुसैन ने खत का जवाब आखिर जब 28,000 खत आ गए, 28,000 लोगों के सिग्नेचर्स आ गए, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है किताब। यानी अगर जब हम ये कह रहे हैं कि 28,000 खतूत आए, तो इसका मतलब ये कोई हम फिक्टिव एग्जांपल नहीं। अगर आप आगे करबला के वाकयात को देखें तो खतों की बोरियां इमाम हुसैन करबला तक ऊंटों पे डालकर ले गए थे। ओके, और बताया है वहां पर हर मकाम पर कि ये तुम्हारे खत है। और बाज़ अगर जगह फेंका है खत निकाल के कि ये तुमने भेजे थे, तुम्हारे ये नाम लिखा हुआ है, फला का ये नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर है मौजूद है वहां पर। आप फरमा लेते हैं।
इमाम हुसैन ने जवाब में क्या किया कि मैं अपने सफ़ीर को भेज रहा हूँ, मुस्लिम इब्न अकील को। और किस लिए भेज रहा हूँ, मकसद क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने जो ये खत में लिखा हुआ है ना, क्या तुम्हारे जो अशराफिया है, जो मला है, जो बड़ी शख्सियतें हैं, उनकी भी यही राय है? अच्छा, वो भी चाहते हैं कि मैं आ जाऊं और उनका साथ दूं और और क़याम करूं यहाँ पे? ये मैं खुद असेस करवाऊंगा, मैं आपकी खुतूत पे बिलीव नहीं करता। अच्छा, तो इसलिए मैं अपने बेस्ट पर्सनैलिटी को भेज रहा हूँ, मुस्लिम इब्न अकील। ये बिल्कुल बेस्ट पर्सनैलिटी इमाम हुसैन के साथ जो थे, जो इस लिहाज से भी पॉलिटिकली भी बहुत शार्प और एक जंगजू शख्स, वॉरियर, बड़े ही मुखलिस और बड़े ही बातकवा और आइडियल कैरेक्टर, जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा और लिखते हैं ये मेरा नुमाइंदा है, इसकी पैरवी करो। इसका मतलब कि इस बात की तो ये बात तो निगेट हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महज खतूत की बुनियाद पे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। फिर भाई अब जब वहां भेज दिया, उन्होंने बड़ा हाई प्रोटोकॉल दिया और हजारों अफराद आना शुरू हो गए, बैत की मुस्लिम इब्न अकील की, सब कुछ मामला सेट हो गया। मुस्लिम इब्न अकील ने खत लिख दिया इमाम हुसैन को कि बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अच्छा आरिफ साहब, ये मैं यहाँ पे वो जो दो लोग जो डोमिनेट कर रहे थे वहां पे, सारे हामी हो गए, वो भी साथ हामी, सारे हामी हो गए।